और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज संविधान के अनुच्छेद पढ़ाएंगे, यानी आर्टिकल आज तुम लोग को हम पढ़ाएंगे। ठीक है? तो कह रहे हैं पढ़ाने से पहले कुछ बातें हो जाएं। चलो कोई बात नहीं, कोविड का काल थोड़ा सा फिर से डिस्टर्ब कर रहा है। इधर 10 दिन थोड़ा सा आप लोग को बचा कर रहना है। 10 दिन थोड़ा सा इसका प्रकोप थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर सब सही हो जाएगा। देखिए 15 के बाद से, 15 मई के बाद से सारे नॉर्मल होंगे। ठीक है? फिर सब लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तब तक तुम लोग काम कंप्लीट करा रहे हैं, जितना संभव हो सके उतना तुम लोग को कंप्लीट करा रहे हैं। करें आप एक कहानी सुना दें। बड़ा अच्छा सुना चुके हैं पहले का शायद, लेकिन एक बार और सुना देते हैं, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है? तो घबराना मत, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई करिए। ठीक है? चिंता मत करिए, गुरुजी है ना, चिंता करने की क्या जरूरत है। ठीक है? परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उसे निपटना नहीं आता। मान लीजिए कोविड है, समस्या है, सब लोग घर पर हैं, तो समस्या से निजात पाइए। जो समय मिला है उसको अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। ठीक है? फिर कहाँ मौका मिलने वाला है? आप लोग बार बार कहते हैं सर रिवीजन के लिए, रिवीजन का मौका मिला है, सर ने तो इतना पढ़ाया, रिवीजन का मौका मिला है, रिवीजन करिए। वर्क हम दे ही रहे हैं, प्लस अपना रिवीजन सारा कर लीजिए। अभी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो इतने कंटिन्यूटी वर्क हो जाएंगे, फिर आप लोग का समय नहीं मिलेगा। ठीक है? आइए कहानी सुनाते हैं। एक राजा थे। ठीक है? तो जो राजा थे वो दिव्यांग थे। दिव्यांग मतलब उनका एक आँख खराब था और एक पैर भी उनका नहीं था, तो दिव्यांग थे। लेकिन जो वहाँ की प्रजा थी वो इतने अच्छे थे, राजा की प्रजा जो थी उनकी हमेशा प्रशंसा किया करती थी। एक बार क्या हुआ, वो अपने पूर्वजों के फोटो को देख रहे थे, तो एक से एक पूर्वज, उनके उनके बाप दादा सबके फोटो लगे हुए थे। उनके अंदर भी विचार आया, क्यों नहीं, मैं भी कल आज हूँ कल नहीं रहूँगा, तो मुझे लोग कैसे याद करेंगे, तो मेरे भी एक शानदार फोटो होनी चाहिए। अब उन्होंने क्या कहता है, अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि राज्य का जो सबसे अच्छे पेंटर है उन सभी को बुलाओ और मेरे एक चित्र को बनाने के लिए आदेश करो। राज्य के जो मंत्री होते हैं वो राज्य के सभी जितने भी पेंटर होते हैं, जितने भी, सबको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि राजा की एक ऐसी चित्र बनाओ जो सभी राजाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइप में लगे, सुंदर लगे, कि कल जब राजा ना रहे तो उनको याद किया जा सके। अब समस्या ये थी कि राजा का एक आँख नहीं था और पैर भी नहीं था, और ऐसे आदमी का, यानी विकलांग आदमी का फिर फोटो कैसे बनेगा, वो कैसे अच्छा लगेगा। अब राजा ने कहा कि बनाना पड़ेगा, और डर भी था, अगर गलती हो जाता है तो राजा सजा भी दे सकते हैं। तो इसलिए कोई भी, जो भी था, कोई भी उसको बना नहीं पा रहा था। राजा बड़ा निराश होने लगे कि लग रहा है कि मेरी फ़ोटो कभी इस फ्रेम में लगी नहीं पाएगी, और अगर मेरी फ़ोटो जिस तरह मैं हूँ अगर उस तरह लग जाती है तो हमेशा मुझे अच्छे राजा के तौर पर नहीं, एक दिव्यांग राजा के तौर पर याद किया जाएगा। तब तक उन्हीं के दरबार में एक लड़का आया जो उनके राज्य का था। उसने कहा कि राजा जी, मैं आपका चित्र बनाऊंगा। तो सभी लोगों ने कहा कि भाई तुम दंड के भागी हो सकते हो, ध्यान दो, अगर गलत चित्र बन गया, अगर तुमने कृत्रिम आँख बना दिया, कृत्रिम पैर बना दिया, अगर गलत तुमने बना दिया तो फिर राजा के दंड के भागी भी होगे। कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने चित्र को बनाया, राजा भी कहें ठीक है बनाओ। चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद जब वो सामने आया तो राजा छोड़ो, पूरी प्रजा, जितने मंत्री थे, राजा, सभी लोग देखकर यही कहें कि यह अब तक का सबसे खूबसूरत चित्र है। अब ये बना कैसे? तो उस लड़के ने क्या किया, एक घोड़े पर राजा को सवार दिखाया, और जो पैर उनका नहीं था वो दूसरे साइड था, सामने वाले साइड में पैर दिखाई दे रहा था, और उनको तीर चलाते हुए, प्रतापी के तौर पर, वीर के तौर पर तीर चलाते हुए उनको निशाना साधते हुए दिखाया। घोड़े पर दौड़ते हुए, तीर चलाते हुए, निशाना साधते हुए दिखाया, और जिससे निशाना साधे थे, जो आँख उनकी खराब थी उस आँख को बंद, क्योंकि निशाना साधते समय एक आँख को बंद किया जाता है, इस प्रकार उनकी चित्र बन गई। यानी एक दिव्यांग राजा जिनका एक पैर नहीं था, एक आँख नहीं था, उनकी भी इतनी खूबसूरत चित्र इस व्यक्ति ने बना दिया। तो इस प्रकार क्या कहा जाता है कि परिस्थितियाँ, समस्याएं परिस्थितियां से बड़ी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका लॉजिक या उसका हल छिपा रहता है। उसी तरह आप लोग के साथ है, कुछ परेशानियां हैं तो उसका डट से मुकाबला करो। 10-15 दिन घर में रहो, एकदम अच्छे से रहो, उसका मुकाबला करो। अभी अभी 10-15-20 दिन में जैसे ही सब चीज़ होने वाला है, फिर से आप लोग की तैयारी स्टार्ट, सारे एग्जाम सब डेट आने लगेंगे, फिर से तेजी में सारे काम होने लगेंगे। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और घबराइए मत। ठीक है? जो जो पढ़ा चुके हैं उसको आप रिपीट करते रहिए। तो चलिए
आइए, तो आज ये तो हम बहुत पहले तुम लोग को अनुच्छेद पढ़ाए हैं, लेकिन कहा जाता है कि अनुच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जो संविधान में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर संविधान के किसी भी एग्जाम में तुम जानते हो, और इंपॉर्टेंट तुम लोग का चाहे पैट हो, चाहे वीडियो का एग्जाम, और स्पेशली एसआई के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या था, अनुच्छेद के अगर 7 से 8 क्वेश्चन संविधान से आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड होते हैं। 50% समझो कि अनुच्छेद तैयार हो जाता है, तो लगभग आधा संविधान तुम्हारा उसी तरह तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आज हम अनुच्छेद पढ़ाएंगे तुम लोग को। अनुच्छेद 1 से लेकर, हमने सोचा था भाग 4 तक कंप्लीट हो जाएगा, भाग 1 से भाग 4, अनुच्छेद 1 से 51 तक, लेकिन कंप्लीट हो पाया है तुम्हारा 35 तक ही कंप्लीट हो पाया, यानी अनुच्छेद 3 भाग 3 तक, अनुच्छेद 1 से 35 तक कंप्लीट हो गया। तो इसको रिपीट कर देते हैं, फिर एक दिन बाद गैप करके फिर एक वीडियो डालेंगे। इस तरह 4 या 5 वीडियो कंप्लीट करके तुम लोग का सारा अनुच्छेद कंप्लीट कर देंगे। तो खूब अच्छे से इसको देख लो तुम लोग, इसका फोटो हम भेजते हैं, इसका नोटबुक बना लेना। ठीक है, चलो पढ़ा। भाग 22, संविधान का अनुच्छेद जो होता है उसमें टोटल कितने भाग हैं? भाग 22 है। जब संविधान बना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित हो गया। ठीक, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश का गणतंत्र लागू हुआ, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो संविधान लागू हुआ। उस समय तक भारत में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूची चल रही तुम्हारी। अनुच्छेद 444, 445 प्लस चल ही रहा है, 395 प्लस चल ही रहा है, लेकिन भाग तुम्हारे 22 है। तो उस 22 भागों में भाग 1 है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। ठीक है, तो भाग 1 क्या करा आपका? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। भाग 1 मतलब क्या करा है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसी के बारे में। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन अनुच्छेद 1 पर आता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्यों को मिलाकर जो एक संघ बना है, वही कहता है भारत राज्यों का संघ है। और संघ का नाम, और अनुच्छेद 1 में भारत का नाम क्या है? यानी इस 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो हमारा देश भारत बना है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भारत अथवा इंडिया। तुम लोग तो मैंने जब इतिहास पढ़ाया तो मैं तुम लोग बताया था कि भारत के कई नाम हैं। भारत है, हिंदुस्तान है, जम्मू द्वीप है, आर्यावर्त है, बहुत मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन इंडिया है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत जो संघ कहा जाता है, उसका नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 क्या कहेगा? भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और इसमें संघ का नाम भारत अथवा इंडिया है। ठीक है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, 3 थोड़ा अच्छे से ध्यान देना क्या कह रहा है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद को संघ में नए राज्यों की स्थापना, बहुत अच्छा सुनिएगा, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार। ठीक है, नए राज्यों का गठन व वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। यानी अनुच्छेद 2 कह रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। बाहर से भी हमारे यहाँ कुछ राज्य प्रवेश कर जाते हैं, या कुछ भारत के भूभाग अंदर से प्रवेश करते हैं। तो कोई भी जब नया प्रवेश करेगा, कोई भी नया राज्य हमारे भारत के संघ में 28 राज्य हैं, 29 कोई अंदर से प्रवेश कर रहा है, कोई राज्य प्रवेश कर रहा है, तो क्या कर सकता है? इसका विधि बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। नए राज्यों का प्रवेश में जो कानून बनाने का अधिकार होता है, वो किसको होता है? संसद को होता है। ठीक है ना, और ध्यान देना, नए राज्यों का गठन, अब हमारे यहाँ जैसे अभी तेलंगाना गठन हो गया तुम्हारा, जैसे जो भी राज्य गठन होता है, तो नए राज्यों का गठन या राज्यों के नामों में परिवर्तन, इन सब का अधिकार किसके पास निहित होता है? संसद में निहित होता है। तो तुमको क्या अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है संसद को संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना करने में विधि बनाने का अधिकार, यानी कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 3 भी वही करता है। अनुच्छेद 3 भी यही कहता है संसद साधारण बहुमत से किसी भी नए राज्य का गठन या उसके नामों में परिवर्तन या उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन 2 और 3 में अंतर बस ये होता है कि जो 2 होता है वो संसद उसका विधि या कानून बना सकता है, लेकिन जो 3 होता है उसमें कह रहा है इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, यानी ये जो अनुच्छेद 3 है, ये राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 4 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 4 कर रहा है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, यानी 2 और 3, 2 कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, उसका गठन, ठीक है, नामों में परिवर्तन। 3 भी वही कर रहा है, नए राज्यों का गठन, स्थान के नामों का परिवर्तन, क्षेत्र सीमाओं
का बंटवारा जो भी हो, ये सब चीजें अनुच्छेद 2 और 3 में आते हैं। 2 संसद के में विधि के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन 3 में राष्ट्रपति के विशेष, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की सिफारिश से इस संसद में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। और 2 और 3 के बारे में क्या करा है कि अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई जो विधियां हैं वो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाती। अब ये 368 क्या है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो तुमने जब भी कोई नया संविधान को संशोधन करके ना, संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, कोई भी चीज संविधान संशोधन तक संविधान को ठीक किया जाता है या उसको जोड़ा जाता है, तो अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और तुम लोग को पढ़ाए होंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अमेरिका से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, इसके तहत अनुच्छेद 2 और 3 नहीं आएगा। यानी अनुच्छेद 2 किसके तहत आएगा, संसद के द्वारा विधि, संसद में विधि बनाकर कानून बनाकर किया जा सकता है, और 3 क्या करा, राष्ट्रपति के सिफारिश पर, ठीक है। तो यह दोनों जब परिवर्तन होगा, यानी राज्यों के नाम में परिवर्तन हो गया, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होगा, ये किसी संविधान संशोधन के तहत नहीं होगा, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा, ठीक है। तो 1 से 4 तक तुम्हारा हो गया, वही था भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अब बात करेंगे भाग 2 नागरिकता। भाग 2 की बात करेंगे नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा है। नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, तुम लोग जानते ही हो। 5 तरह से नागरिकता हमको दी जाती है, जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि विस्तार, ठीक है। और ये भी तुम लोग जानते हो कि क्या कहता है, 26 जनवरी 1950 के बाद ये लागू होता है, जिसका जन्म भारत में हुआ उसको नागरिकता प्रदान की जाती है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लिया जाए। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय क्या सिचुएशन क्या था, कैसे नागरिकता दी जाती थी, उसी के बारे में। तो देखो क्या कर रहा है, इसके अनुसार संविधान के आरंभ पर ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसे भारत में अधिवास हो, मतलब जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भारत का नागरिक होना चाहिए, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। यानी उस समय कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर भी हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, अथवा जो कम से कम 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, तो उसी को बोलते हैं संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब उसी व्यक्ति को उस समय नागरिक माना जाएगा जो वर्तमान में वहां पर रह रहा है, जिसका मकान वहां पर है, यानी भारत में जिसका अधिवास है, या किसी का जन्म बाहर हुआ हो लेकिन उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, या 5 वर्षों से वो भारत में रह रहा हो, तत्काल उस समय उनको नागरिकता दे देगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 और 6-7 देखो, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और देखो इसमें भी बड़ा एक अच्छा है, 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 दोनों एक ही टाइम दोनों को घोषणा हुआ था। दोनों आजाद हुए एक ही टाइम में, रात को 12 बजे, रात को 12 बजे झंडा फहराया गया हमारे देश में। और 15 अगस्त हम मानते हैं, 14 इसलिए मानते हैं क्योंकि आधा घंटा पाकिस्तान हमसे टाइम में पीछे है, तो वो भी उसी समय वो झंडा फहराया, लेकिन उस समय वहां पर 11:30 बज रहा था, इसलिए वो 14 अगस्त बोलता है, और हमारे यहाँ 12 बज रहा था, इसलिए हम उसको 15 अगस्त बोलते हैं, ठीक है। तो जब देश दोनों का बंटवारा हो गया तो एक सूचना भेजी गई, और सूचना में बोला गया कि जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है वो जा सकता है, और जो भी पाकिस्तान से भारत आना चाह सकता है वो आ सकता है। तो उसी के तहत अनुच्छेद 6 क्या करा है, पाकिस्तान से भारत आने व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान से भारत आने वाले, यानी पाकिस्तान से जो भारत आकर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 6, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, और भारत से पाकिस्तान जाकर नागरिकता लेने का अधिकार जो है वो किसके है, अनुच्छेद 7 के तहत। तो 6 में क्या करा है, ऐसे पाकिस्तानी, उसे जब बढ़ गया तो ऐसे पाकिस्तान के मूल के लोग जो भारत आकर बसना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेनी चाहते हैं, तो अनुच्छेद 6 के तहत हो जाता है। और 7 कहता है ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 7 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। भारतीय उद्भव यानी भारतीय मूल की, यानी भारत से बाहर कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, भारतीय मूल मतलब उसके माँ बाप का जन्म यहीं पर हुआ हो या उनके पूर्वज यहाँ पर रहे हो, तो भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहा है, अगर वो भारत की नागरिकता लेगा तो अनुच्छेद 8 के तहत तो भारत की नागरिकता ले सकता है। अनुच्छेद 9 जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति
भारत को छोड़कर अगर भारत से बाहर किसी भी विदेशी राज्य मतलब विदेशी देश किसी भी देश में नागरिकता ले लेता है तो उसकी यहाँ नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे एकल नागरिकता है। जैसे ही लड़का दूसरे जगह जाएगा यहाँ से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 9 के तहत यानी 5 से 11 में अनुच्छेद जो 9 है वो नागरिकता को समाप्त कर देता है, यानी उसको नष्ट कर देता है। ठीक है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसके बारे में बताते हैं। देखो कहा जाता है ना कि आगे चलकर भले ही कुछ भी संशोधन हो जाए या कोई भी सिस्टम लागू हो जाए, लेकिन नागरिकता का जो अधिकार है वो कभी परिवर्तित नहीं होगा, वो हमेशा बना रहना चाहिए। कैसे? जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण, भूमि विस्तार बताए थे तुम लोगों को। अगला अनुच्छेद 11 नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद कर सकती है, संसद बना सकती है। और नागरिकता पर जो अधिकार जो नागरिकता पर जो विधि बनाने यानी नागरिकता पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल संसद को है और किसी को नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अनुच्छेद 11 था। तो बड़े अच्छे से इसको तुम लोग अपने दिमाग में। अनुच्छेद 1 भारत संघ राज्य क्षेत्र है जिसमें 28 से 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। भारत में संघ का नाम क्या है? भारत अथवा इंडिया। अनुच्छेद 2 जो तुम्हारा करा उसमें नए राज्यों का प्रवेश यानी भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश होता है, उसके नामों राज्यों में परिवर्तन, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, वो भी वही। अनुच्छेद 3 भी वही कहता है। बस अनुच्छेद 2 है संसद में विधि के द्वारा कानून बनाकर, और 3 भी संसद में विधि द्वारा कानून बनाकर, लेकिन इसमें सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा। और 4 क्या कहता है कि 2 और 3 जो है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है। और 5 नागरिकता का अधिकार जो जिस समय कानून बना था, जिस समय संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकता का अधिकार है। 6 बताए पाकिस्तान से भारत आने वाले, 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले। ठीक है। 8 विदेश भारत आने वाले यानी विदेशी जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। 9 जो भारतीय विदेश की नागरिकता लेना चाहते हैं। 10 नागरिकता का अधिकार का बना रखना। और 11 क्या बताए थे कि विधि के अनुसार नागरिकता का बना रखना। ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है ना। अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है ना। ये तो बहुत बार पढ़ा है आप लोग को, लेकिन बहुत सुनिएगा, ये अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। ठीक है ना। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा। भाग 1 जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11। और भाग 3 है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से। तो अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित किया गया है। इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। भारत एक संघ राज्य क्षेत्र है। अब राज्य वहां पर लिखा है तो राज्य की परिभाषा देखना। भारत की सरकार एवं संसद। ठीक है। राज्य को परिभाषित में राज्य में क्या कौन कौन आता है? भारत की सरकार व संसद, भारत की सरकार कैबिनेट जो होता है तुम लोग जानते हो, प्लस संसद उसमें निहित होता है। राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, राज्य की सरकारें और विधानमंडल, और सभी स्थानीय व अन्य पदाधिकारी, ये सभी किसमें आ जाते हैं? राज्य में निहित हो जाते हैं। तो राज्य का परिभाषा किसमें है? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। अनुच्छेद 13 को कहते हैं मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच अनुच्छेद 13। और ध्यान देना, न्यायालयों को मूल अधिकार का सजग प्रहरी भी कहा गया है। और मूल अधिकार का सजग प्रहरी किसे कहा गया है? न्यायालय को कहा गया है। ठीक है ना। तो न्यायालयों को मूल अधिकार का सजग प्रहरी भी कहा गया है और अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया है। ध्यान देना, मूल अधिकार को अल्पीकरण करने के लिए कोई भी विधि बनाई जाती है तो प्रभावहीन या शून्य होगी। यानी मूल अधिकार को छोटा, अल्पीकरण का मतलब छोटा करना, ठीक, अल्पीकरण करना है, या कोई अन्य विधि बनाकर उसको चेंज करने की भी कोशिश की जाएगी तो वो प्रभावहीन अथवा शून्य होगी। यानी मूल अधिकार परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। जब भी हम मूल अधिकार को कुछ चेंज करने के लिए या कुछ भी करने के लिए सोचेंगे तब तक अनुच्छेद 13 कहेगा कि नहीं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब मूल अधिकार को हम लोग रियल में जो पढ़ते हैं, मूल अधिकार पहले जब संविधान बना था तो 7 प्रकार के थे। मूल अधिकार समता समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अलावा तुमको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन वर्तमान में 6 हैं क्योंकि अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार वो अब नहीं है, निराशित हो गया। ठीक है, मतलब समाप्त हो गया। तो हम बात करेंगे समता समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक पे आता है। समता, नाम ही सुनते पता चला है, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता यानी सभी लोग के लिए समानता की बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समता का अधिकार, यानी विधि मतलब कानून, कानून के सामने सभी लोग बराबर है, समता या समानता का अधिकार है। और ध्यान देना, मानव के लिए अनुच्छेद 14 क्या बोला है? विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार किसके लिए? मानव के लिए।
यानी मानव जो जाति है, मानव में सभी आ जाते हैं ना, स्त्री पुरुष सभी आ जाते हैं, तो मानव जाति के लिए विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए 3 तलाक का जो मामला था उसमें मानव में क्या था, 3 बराबर होना चाहिए, तो मानव में पुरुष और महिला दोनों आ जाती है, तो विधि के समक्ष समता और समता का अधिकार मानव के लिए होता है, ठीक है ना। और एक बहुत बेहतरीन चीज है जो तुम लोग को जानना चाहिए, समता या समानता का अधिकार में, विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार में राष्ट्रपति और राज्यपाल उस अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है उनको समानता के अधिकार में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। और बहुत अच्छी एक और चीज बता देते हैं, भले ही मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो समता और समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार, वो इंग्लैंड से लिया गया है। तो नहीं बोला था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया यानी इंग्लैंड से लिया गया, ठीक। अनुच्छेद 15 सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 15 को सामाजिक न्याय मतलब बोलाता है लिंग धर्म जाति में समानता का अधिकार। तो क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय नहीं, राज्य को धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान पर विभेद करने से रोकता है, यानी किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी मजहब किसी भी लिंग से सभी समानता होनी चाहिए, ठीक है। अगला होता है अनुच्छेद 15 के बाद 16 लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियां, लोक नियोजन सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार होने चाहिए। अब तुम कहोगे कि गुरुजी इसमें तो आरक्षण भी लागू होता है, SC ST को आरक्षण है, महिलाओं को आरक्षण है, अब तो EWS को भी आरक्षण हो गया, तो क्या है तो बताते हैं। अनुच्छेद 16(2) में बोला गया है, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 16 के दूसरे भाग में बोला गया है कि महिला SC और ST को आरक्षण का अधिकार है। और तुमको ये भी मालूम होगा 103वें संविधान संशोधन 103वें संविधान संशोधन 2019 से EWS यानी स्वर्ण जो आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण है उनको भी 10% आरक्षण दे दिया गया, कि ये लोग आरक्षण में आ जाते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अब जब हम इसको अंत करेंगे तभी ना समानता आएगी, जब हम छुआछूत का अंत करेंगे तभी ना समानता आएगी, ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का, अनुच्छेद 18 उपाधियों का। अब ये उपाधियों का अंत मतलब तुम लोग समझ चाहिए कि कैसे उपाधि, ये उस समय की बातें बता रहा है जब देश गुलाम था और ब्रिटिश गवर्नमेंट उपाधि दिया करती थी, नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, ये जितने भी उपाधि दिया करती उसको समाप्त किया गया कि कोई भी उपाधि बाहर से या कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, केवल शिक्षा और सेना, शिक्षा और सेना और साथ में खेल भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना, उपाधि का अंत अनुच्छेद 18(1) में के अनुसार सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई भी उपाधि किसी को प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि उपाधि देने से भी समानता का अधिकार समाप्त होता है ना, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा, मैंने बताया था 7 तरह से होते हैं, तो 6 तरह के हो गए, उसमें 19 14 से 18 समता समानता का अधिकार हो गया। अब 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग जान चाहिए। तो 19 भी ABCDEFG तक है। 19A क्या कर रहा है, वाक की अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया है, यानी अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 उसमें जो 19 से है वो क्या बोला है, वाक मतलब बोलने की अभिव्यक्ति यानी अपने को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, यानी बोलने की अभिव्यक्त करने की अपने को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता सभी को। इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना जाता है। इसके अलावा जैसे बोलते हैं बोलने की स्वतंत्रता, तो वाक यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 1962 से इसको जोड़ा गया, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19D भारतीय नागरिकों को भारत में बाहर कर रहे हैं, भारत में आवास संरक्षण यानी आवागमन की स्वतंत्रता। तो 19D क्या आप कर सकते हैं, 19D आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है, भारत में कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं। 19D के बाद 19C भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब भारत में निवास करने की स्वतंत्रता की जब बारे में बात करते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता है। अब उसमें पहले पढ़ाते हैं तुम लोग को कि जम्मू कश्मीर अपवाद है, वहां पे आप बस नहीं सकते, लेकिन 5 अगस्त 2019 से यह जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है कि आप बस सकते हैं, ठीक है। 19F ये संपत्ति का अधिकार था जो अब नहीं रहा, ये निराशित हो गया और ये कहां चला गया, यह अधिकार अनुच्छेद 300 का कानूनी अधिकार में चला, ठीक है। उसका 19G भारत में सभी नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता है, यानी व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19G के तहत आता है। तो 19A बोलने की स्वतंत्रता, इसके अलावा जो हम लोग बताएं 19B संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19C
नहीं सॉरी 19 बी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक भाषण देने की स्वतंत्रता, अरे सॉरी शांतिपूर्वक भाषण देने की स्वतंत्रता, ठीक। 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 डी भारतीय नागरिकों को आवागमन की स्वतंत्रता, 19 सी निवास करने की स्वतंत्रता, 19 सी एफ जो समाप्त हो चुका है, और 19 जी भारत में सभी नागरिकों को व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता होती है। एक और अच्छी चीज है राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 समाप्त नहीं होता है और पूरे मूल अधिकार राष्ट्रपति में निहित हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब इधर आते हैं, अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके दोष को सिद्ध करने के लिए जो अधिकार मिले हैं वह अनुच्छेद 20 में। जैसे पहला, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिल सकती है। बताया तुम लोगों ने। अब ऐसा नहीं ना कि एक आदमी की उसने हत्या किया तो उसको फांसी की सजा हो गई, और 3 आदमी की हत्या की तो 3 बार उसको फांसी की सजा हो गई, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चोरी भी कर रहा है और उसके अलावा क्या करता है, पॉकेट भी मार लिया है, उसके अलावा और भी कई काम कर रहा है, 3-4 काम कर रहा है, तो उसको अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा दिया जाता है। यानी कितने भी अपराध करो सजा एक ही बार मिलती है, ठीक है। दूसरा, अपराध करते समय जो कानून है उसी का सजा मिले, और अपराध जिस समय किया है उस समय कानून में क्या दर्शाया गया है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, ठीक है ना। जो कानून के तहत उस समय सजा है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। और तीसरा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी स्वयं किसी व्यक्ति को यह बाध्य नहीं किया जाएगा न्यायालय में जाकर बोल दे कि हाँ मैं निर्दोष हूं या बोले मैं ही दोषी हूं, तो उस पर उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 21 से प्राण एवं देह स्वतंत्रता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता, थोड़ा सा पढ़ो इसको। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्राण एवं, वो अपने प्राण के लिए स्वतंत्र है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसको मिला रहता है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है अनुच्छेद 20 और 21 यानी अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है यह आपके अधिकार राष्ट्रीय आपात के बाद भी आपके पास पड़ जाते हैं। अब इसका मतलब ये होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आप अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको 4 लोग 6 लोग कोई मारने आए और अपने प्राण को बचाने के लिए अगर आप डिफेंस में कुछ करते हैं तो उसके लिए आपके पास अनुच्छेद 21 है, सेल्फ डिफेंस है कि हाँ आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ये काम किए, ठीक है। इसका बड़ा उपयोग करते हैं एसआई, ठीक है। अनुच्छेद 21 का ये जोड़ा गया, राज्य में 6 से 14 वर्ष का आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया, 2002 में इसको जोड़ा गया, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये पहले नीति निर्णय सिद्धांत में आता था, अनुच्छेद 45 में आता था, इसको निकाल कर इसमें रख दिया गया अनुच्छेद 21 का में कि 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण यानी गिरफ्तार होने के बाद कुछ दशाओं में उसको संरक्षण क्या क्या प्रदान किया गया उसी बारे में। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया तो उसे 3 प्रकार से स्वतंत्रता दी जाएगी। मनमाने ढंग से किसी को पकड़ कर बंद किया जाता है तो उसको 3 तरह से स्वतंत्रता मिलती है। पहला, हिरासत में लेने का कारण पूछना, नहीं बोलते हैं वारंट लाया तो कारण बताओ, पहले क्या कारण है हिरासत में लेने का कारण बताओ, क्या की होगी तुमको पकड़ा गया। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना, यानी न्यायालय में जज सामने सामने प्रस्तुत करना। ये 24 घंटे में ले आने और ले जाने के टाइम को छोड़कर, ठीक है। और तीसरा, उसे अपने मनपसंद का वकील कर सकता है, मनपसंद के वकील से सलाह ले सकता है। तो ये अधिकार उसको मिले हुए अनुच्छेद 22 के तहत। तो ये आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में जो था उसमें आपका हो गया अनुच्छेद 22 तक हो गया। 14 से 18 समता समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार बढ़ते ही तुमको समझ में आ रहा है, शोषण के यानी किसी का अगर शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध अधिकार की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई भी बलात्श्रम का प्रतिषेध, अगर किसी के श्रम को, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसने श्रम किया, मेहनत किया और उसको फिर क्या करता है, उसकी पूंजी नहीं दी जाती है, उसको नहीं दिया जाता, तो उसके लिए यह अनुच्छेद है। मानव पर अत्याचार करना, दुर्व्यवहार करना, या कई लोग ऐसे होते हैं जो रंगदारी तुम कर सकते हो कि उस सामान का यूज कर लेते हैं और फिर उसको कुछ मदद नहीं करते हैं, उसकी तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध बोला गया है। और ध्यान देना, ये ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जैसे जो कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं।
पिक्चरों में तुम देखते होगे कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं और ये रंगदारी टाइप के होते हैं, या अपने यहाँ मजदूर काम करा लिए और फिर उनको पैसा नहीं, उनके श्रम का फिर वो भुगतान नहीं करते हैं, ऐसे लोग के लिए है। और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बात करें, और ऐसे दोषी को, अनुच्छेद 23 का जो दोषी होता है ना, उसको सरकार जरूरत कर पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य भी कर सकता है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये क्या है? 14 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को कारखाने जोखिम भरे काम करने पर नियुक्त नहीं करना है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखाने या जोखिम भरे कामों करने से मना करना है, यानी उनको काम नहीं करना। ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 क्या आता है? किसी भी धर्म को मानिए, उसका प्रचार प्रसार करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। यानी धार्मिक कार्यों के लिए कोई अनुष्ठान करना है, कोई यज्ञ करना है, उसके धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब उसके लिए धन को एकत्रित करना है, जो भी जैसी व्यवस्था करना है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 26 के बाद अनुच्छेद 27 जो है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। जैसे क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, धार्मिक कार्य को प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी आप प्रबंध धार्मिक किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध के लिए आप स्वतंत्र हैं, किसी से आप चंदा ले सकते हैं, धन एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन वही अनुच्छेद 27 कहता है कि आप किसी से जबरदस्ती यानी किसी को बाध्य करके धन एकत्रित नहीं कर सकते हैं, वो स्वेच्छा से आपको दे दे। क्योंकि इसमें एक चीज और बहुत अच्छी है, किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिसकी आय या किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण को व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई है। ठीक है, अब आगे अनुच्छेद 28, किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, या कह सकते हैं धर्मोपदेश सुनने के लिए बातें नहीं किया जा सकता। अब हम लोग बोलते थे मदरसा अपवाद नहीं, शैक्षिक संस्थान वो नहीं है, वो धार्मिक संस्थान है। और यहाँ बात करना है शैक्षिक संस्थान में, यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में ना धार्मिक शिक्षा दी जा सकती, ना किसी धर्म का उपदेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो 25, 26, 27, 28, 25 धर्म किसी धर्म को मानिए, प्रचार प्रसार करिए, 26 धन एकत्रित कर सकते हैं, 27 उसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, और 28 शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब अनुच्छेद 29 से 30 जो होता है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार होता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इसमें क्या करा? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं उनके हितों में संरक्षण क्या करा है? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, जैसे जनजातियां जो होते हैं अपनी लिपि को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और उसके लिए किसी शिक्षण संस्थान से उसे या किसी सरकारी नौकरी में उसको बाहर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। और 36 क्या कहता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और जो शिक्षण संस्थान होते हैं की स्थापना, यानी अल्पसंख्यक वर्ग किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है, और ध्यान दीजिएगा प्रशासन करने का उसको वर्गों का अधिकार है, और सरकार अनुदान में कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अगर कोई अपना शिक्षण संस्थान खोलता है तो उसको अधिकार है, और साथ में सरकार जो अनुदान देती है उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा, जो सबको देती है उनको। ठीक है, अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था, जो तुम्हारा चला गया है, निराशित हो चुका है, अब समाप्त हो गया। तो उसके बारे में 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये कानूनी अधिकार में चला गया, और ये भी बताए थे 19 कानूनी अधिकार 300 के अंतर्गत हो गया। संपत्ति का अधिकार अब क्या चला गया? कानूनी अधिकार में चला गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 32। ठीक है ना, अनुच्छेद 32। तो एक चीज और तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, मूल अधिकार की जब बात करते हैं तो 6 प्रकार के। समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये आपका हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28। 29-30 तुम्हारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह से समादेश रीट निकालने की शक्ति प्रदान है। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब यह है कि मूल अधिकारों में कुछ परिवर्तन करने के लिए, मौलिक अधिकार परिवर्तन करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है, और ये 5 तरह से रीट दाखिल किया जा सकता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। यानी कोई व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है तो एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर सकता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और यह उसको दाखिल कर सकता है कि मैं अवैध रूप से बंदी बनाया गया, उसके लिए वो व्यक्ति को बनाए जाने के कारण पर विचार किया। परमादेश, जब कोई अधिकारी अपने जब कोई अधिकारी ना अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो इस अज्ञात पत्र के आधार पर अधिकारी के कर्तव्य पालन करने का आदेश जारी करता है। तब कोई रीट दाखिल कर देता है तो फिर उस पर परमादेश लागू हो जाता है और उसको कर्तव्य को पालन कराने का आदेश जारी होता है। एक आता है प्रतिषेध लेख। यह लेख सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में वो अपनी या कार्रवाई ना करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये प्रतिषेध लेख जारी कब होता है? ये तब जारी होता है कि जब क्या कहता है, जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय देश का या राज्य का उच्च न्यायालय इसको जारी करता है और यह आदेश देते हुए जारी करता है कि कोई भी निम्न न्यायालय, जो जिला का न्यायालय होता है या सत्र का न्यायालय, जो भी निम्न न्यायालय होते हैं, उनको ये प्रतिषेध लेख जारी होता है कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसको आप छोड़ दें, हमारे अधिकार क्षेत्र में दे दें। ठीक है, इसलिए प्रतिषेध लेख जारी हो सकता है। यानी कोई ऐसा मामला, मान लो कोई मंदिर का मामला है, कोई ऐसा मुद्दा जो राज्य तक सीमित, जो उस क्षेत्र से ऊपर की चीज है, तो उसको प्रतिषेध लेख जारी हो जाता है। उत्प्रेषण, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय पास भेजे। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जैसे कोई मामला बार बार लंबित होते जा रहा है, ये मतलब तारीख पे तारीख कई दिन से लंबित हो जा रहा है, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ जो निम्न न्यायालय होते हैं उनको आदेश देता है कि यह इस पर उत्प्रेषण लगा देता है और कहता है कि ये वरिष्ठ न्यायालय अपने उच्च न्यायालय पर भेजो क्योंकि यहाँ पे ये लंबित चल रहा है। ठीक है। अधिकार पृष्ठालेख, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, तो न्यायालय अधिकार पृष्ठालेख जारी कर सकता है। अब ये क्या होता है अधिकार पृष्ठालेख? जब कोई भी अधिकारी, ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, मान लीजिए कोई चपरासी है, किसी ऑफिस का कोई चपरासी है और वो कैशियर का काम करने लगा, तो उस पर क्या जारी हो सकता है? अधिकार पृष्ठालेख जारी हो सकता है। उस पर यह जांच कर पूछा जा सकता है कि तो न्यायालय अधिकार पृष्ठालेख जारी करता है कब? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी रूप में कार्य करता है जिसके रूप में वो कार्य करने के लिए उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। ठीक है। उसी तरह उत्प्रेषण, बार बार तारीख पे तारीख आ रही है, तो जो निम्न न्यायालय होता है वो उच्च न्यायालय पर तो उच्च न्यायालय क्या करता है? निम्न न्यायालय पर उत्प्रेषण लागू कर देता है कि यह मेरे पास भेजो क्योंकि वह लंबित है। ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 32। बंदी प्रत्यक्षीकरण तुम लोग को समझाई दिए कि आदमी बंद होता है, उसको लगे कि वो अवैध रूप से बंद है तो न्यायालय में भेज सकता है, रिट दाखिल कर सकता है कि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। ठीक है। परमादेश, जब कोई अधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता है तो उस पर परमादेश जारी होता है। प्रतिषेध लेख, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को अपनी तरफ भेजने के लिए कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसको आप छोड़ दें। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यक्ति पर मूल अधिकार नहीं होता, मूल अधिकार लागू नहीं होता प्रशासनिक कार्य करने पर। हम लोग कहते हैं ना, देखो एक स्वतंत्र व्यक्ति को मूल अधिकार है, सारे अधिकार हमारे मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकार हमारे हैं, लेकिन किसको नहीं है? तो ध्यान देना, अनुच्छेद 33 प्रशासनिक कार्य करने वाले व्यक्ति को मूल अधिकार लागू नहीं होते हैं। अब प्रशासनिक कार्य जैसे सशस्त्र बल हुआ, पुलिस बल हुआ, सुरक्षा बल हुआ। अब पुलिस कहीं भी भाषण नहीं दे सकता, ध्यान दीजिए, पुलिस धरना पर नहीं बैठ सकता, पुलिस को ये सब चीजें नहीं है, जो अधिकार आपको वो नहीं है, ध्यान रखिए। तो इन लोगों को ये अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 34 क्या है? सेना पर मूल अधिकार लागू नहीं होता है। देखो यहाँ पे सशस्त्र बल लिखा है, सशस्त्र बल सेना में नहीं आता है, वो पैरामिलिट्री फोर्स होता है। ठीक है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ ये सब होते हैं। सेना का मतलब हो गया आर्मी। ठीक है ना, तो सेना पर भी मूल अधिकार लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेना पर दूसरा कानून लागू होता है, मार्शल लॉ लागू होता है। ठीक है। और अनुच्छेद 35 मूल अधिकार पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद में नहीं होता है, मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद